Now, let's start solving ninth problem. नाइन्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब हम. मैं साफ कर रहा हूं. आई होप यू हैड सॉल्व देम. नाइन्थ प्रॉब्लम करने के लिए शायद एक वाला पहले पढ़ना ही पड़ेगा मुझको. तो पहले 8 भी कर ही देता हूं. 8 के लिए इक्वेशंस भी बना देता हूं. द पुली shown in figure have got a radius of 10 centimeter and moment of inertia about an axis. Assuming inclined plane to be frictionless, calculate acceleration of 4 kg block. देखिए इस तरह से एक फिगर दे रखा है. यह 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, इसके ऊपर एक पुली और इधर एक ब्लॉक और इधर एक ब्लॉक. इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg meter square. This is 2 kg and this is 4 kg. Calculate acceleration of 4 kg. मैं तेजी से इसके लिए इक्वेशंस बना देता हूं. सबसे पहले जैसा मैंने बताया इस तरह के सवालों में काइनेमेटिक के पैरामीटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाए और उनसे उन्हें रिलेट भी कर दिया जाए. हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन यदि ए इस तरफ होना है तो इसका एक्सीलरेशन ए इस तरफ होना है और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. और पक्का है एक इक्वेशन यह बनना चाहिए ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर. अल्फा इंटू स्मॉल आर से इंडिकेट करा है मैंने, स्मॉल आर. यह एक इक्वेशन बन जाती है. और काइनेमेटिक के पैरामीटर. अब फटाफट हम फ्री बॉडी डायग्राम, 3 फ्री बॉडी डायग्राम ही इधर बनाएंगे. एक तो यहां 2 kg मास, एक यहां पुली और एक यहां 4 kg मास. एक्सीलरेशन को पहले ही मैं इंडिकेट कर चुका हूं और उन्हें रिलेट भी कर चुका हूं. अब एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करना है और कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करके उसे रिजॉल्व भी कर देना. देखिए अच्छी बात है कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन होएगा तो शायद अगला वाला प्रॉब्लम बनेगा. हम एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं. इस जगह पर मासफुल पुली है, इधर तो टेंशन T1 और एक mg, m1g और एक नॉर्मल रिएक्शन N1. इधर के लिए यह टेंशन T1, यह टेंशन T2, इधर T2, इधर M2G, इधर नॉर्मल रिएक्शन N2. यह एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई हो जाती है. इस ब्लॉक पर ग्रेविटी की वजह से M1G नीचे की तरफ, इस प्लेन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक टेंशन T1. इस ब्लॉक पर M2G, नॉर्मल रिएक्शन N2, टेंशन T2. इस पुली पर T1 T2 क्योंकि मास हो. अब इसके अलावा mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन भी है, mg और इसका. मगर वंस अगेन वह फोर्स इररिलेवेंट फोर्स होगी क्योंकि हम इसके लिए सिर्फ टॉर्क इक्वेशन ही बनाएंगे और टॉर्क इक्वेशन में दोनों फोर्सेस किसी काम की नहीं. अब कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करके
फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करना होगा, वह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क इस प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ और है और इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ और है। इधर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरह से लेंगे और mg को रिजॉल्व करेंगे और mg को रिजॉल्व करके इस तरह से इंडिकेट कर देंगे m1g cos 45, m1g sin 45 along the plane perpendicular to plane। जब किधर कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन along the plane, और m2g को रिजॉल्व करना होगा m2g cos 45, m2g sin 45। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करके हमें T1 N1 रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मगर M1G को रिजॉल्व करना पड़ा और M2G को रिजॉल्व करना पड़ा। इक्वेशंस बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार कंडीशन है और हम इक्वेशन बना देंगे इधर। सबसे पहले इधर से बनाना चालू करते हैं, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन होगा m2g sin 45 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। इधर के लिए T2r माइनस T1r इज इक्वल टू i अल्फा, और इधर के लिए T1 माइनस m1g sin 45 इज इक्वल टू m1a। चार ही वेरिएबल दिख रहे हैं, चार ही इक्वेशन दिख रही है। एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है अल्फा, एक वेरिएबल है T1, एक वेरिएबल है T2। सॉल्व देम टू गेट एक्सीलरेशन। नाइन्थ प्रॉब्लम अब करता हूं। अब सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 kg block and the plane below is 0.5 and the plane below 4 kg block is frictionless। जैसा मैंने सोचा ही था कि अगले सवाल में पक्का वो लोग फ्रिक्शन डालेंगे। अब नाइन्थ प्रॉब्लम में वो कहते हैं कि इधर तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 0 है और इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 0.5 है। अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि जब फ्रिक्शन हो जाता है तो हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन में ए और अल्फा और ये इक्वेशन, इसमें कोई फर्क नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम हम एक और बार बनाएंगे। यह पुली, यह 2 kg ब्लॉक और यह 4 ब्लॉक। इसका एक्सीलरेशन ए इस तरफ असाइन करें तो इसका ए ऊपर और इसका अल्फा। एक इक्वेशन जो बनी है दैट इज ए इज इक्वल टू अल्फा आर अनडाउटेबली। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए पहले फोर्सेस इंडिकेट करते हैं। इधर मैं लगाऊंगा इसको मैंने M2 का है, इसको μ2 कह देता हूं सब, सो दैट इसको चूंकि M2 कह रहा हूं इसको इसलिए μ2 कह देता हूं। μ2 इज 0। नॉर्मल रिएक्शन N2 और इधर M2G
और इधर T2। इसके अलावा हम कहेंगे इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 दे रखा है उन्होंने। आप चाहे तो इधर ही M2G को रिजॉल्व करके जरूर लिख सकते हैं। M2G sin 45, M2G cos 45। फ्रिक्शन फोर्स इधर नहीं लगेगा इस पुली के लिए। T2 और इधर T1। इसके अलावा वहां पर M'G और एक फोर्स है जरूर, मगर वो किसी काम की फोर्सेस नहीं, क्योंकि इसके लिए हम टॉर्क की इक्वेशन बनाने वाले। इस ब्लॉक की यदि बात करें तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इस जगह पर T1, इस जगह पर N1 और इधर M1G, और इस M1G को रिजॉल्व करते हुए हम इधर दिखा दें M1G cos अल्फा, M1G और M1G cos 45, M1G sin 45, इस तरह से। अब एक बात और देखें कि जब यह इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका इधर फ्रिक्शन होने की वजह से इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। इस तरह से यह सारी फोर्सेस लगेंगी। यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अब मैं इक्वेशंस बनाता हूं। मैं रेलेवेंट इक्वेशंस इधर बनाऊंगा और कुछ इररेलेवेंट इक्वेशन इधर लिख दूंगा। इस फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो N2 इक्वल टू M2G cos 45, यह इररेलेवेंट इक्वेशन है, किसी काम की नहीं है। M2G cos 45, N2 इज इक्वल टू M2G cos 45, यह इक्वेशन किसी काम की नहीं, लिखी जा सकती है, बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका कोई रोल नहीं। इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जाएगी जो काम की होगी। M2G sin 45 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। M2G sin 45 ड्रैगिंग फोर्स है, T2 अपोजिंग फोर्स है। ड्रैगिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस पुली के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। इस पुली के लिए वंस अगेन एक इररेलेवेंट इक्वेशन लिखी जा सकती है। M'G प्लस T1 कंपोनेंट प्लस T2 कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू F। इररेलेवेंट इक्वेशन, कोई मतलब नहीं। T1 का कंपोनेंट इस तरफ, T2 का कंपोनेंट इस तरफ, इक्वल। इररेलेवेंट इक्वेशन है, कोई काम नहीं। जो रेलेवेंट इक्वेशन है दैट इज T2 की वजह से टॉर्क और T1 की वजह से टॉर्क। नेट टॉर्क की वजह से यह बॉडी घूमेगी, पुली घूमेगी, आई दिया हुआ है, और उसका जो टॉर्क है दैट इज T2R माइनस T1R इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द रेलेवेंट इक्वेशन, काम की इक्वेशन है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन देखना होगा।
और वर्टिकल डायरेक्शन में m1g cos 45 इक्वल टू n1, यह काम की इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में हमको म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स हम कहते हैं म्यू एन, उसमें नॉर्मल डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बार ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन है n1 इज इक्वल टू m1g cos 45, यह काम की इक्वेशन रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू n1, म्यू 1 m1g cos 45, यह काम की इक्वेशन रहेगी। अब एक इक्वेशन हम बना देते हैं T1 एक्सीलरेटिंग फोर्स, T1 माइनस m1g sin 45 माइनस fr इज इक्वल टू m1a। These are the relevant equations. इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए एंड यू शुड गेट द आंसर। बड़े कूल तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना होती है। ऑल दिस आर लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इसलिए इजीली सॉल्व होती है, मगर बड़े ध्यान से सावधानी से सॉल्व करना पड़ती है, कोई गलती नहीं हो जाए बस। 15th प्रॉब्लम कराऊंगा, ध्यान से यहां तक के सॉल्यूशंस को देखिए। I'll solve 11th problem as well. ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखें। अब मैं 11th प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूंगा। Let's start reading 11th problem. A uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against vertical wall, making an angle 37 degree with it. The vertical wall is frictionless and ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If they stay on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what is normal force and the force of friction ladder by the ground और minimum coefficient of friction। ठीक, देखिए यह एक वर्टिकल वॉल है और यह ग्राउंड है। ग्राउंड फ्रिक्शनफुल है, वर्टिकल वॉल फ्रिक्शनलेस है। ग्राउंड फ्रिक्शनफुल है और वर्टिकल वॉल फ्रिक्शनलेस है। Ladder is having a length of 10 meter and mass 16 kg, resting against a wall. Ladder इस तरह से length is 10 meter. This length is 10 meter. Mass is 16 kg. इसका मास जो कि कहीं बीच में होगा, इट्स मास इज 16 kg।
making an angle 37 degree. This is 37 degree. The vertical wall is frictionless, but the electrician weighing 60 kg climbs up the ladder and stay on the ladder at a point 8 meters on the lower end. एक इलेक्ट्रीशियन कहीं इधर चढ़ा हुआ है और यह इधर से 8 मीटर ऊपर है. What will be normal force and the force of friction by the ladder? What should be minimum? देखिए, very interesting problem. हम फिगर को पूरा दोबारा ही बनाएंगे और इस बार सिचुएशन को समझते हुए बनाएंगे. यह वर्टिकल वॉल, यह जो लैडर है, दिस इज अ लैडर. इस लैडर पर एक तो होगा इसका वेट mg जो कि ठीक इसके सेंटर पर होगा. स्मॉल mg. दूसरा, जो पर्सन 8 मीटर ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है उसका वेट कैपिटल mg. तीसरा, इस लैडर का वर्टिकल वॉल के साथ जो कांटेक्ट है इसकी वजह से इधर एक दीवार का फोर्स, दीवार की तरफ से जो फोर्स मिलना है, वर्टिकल वॉल की तरफ से जो फोर्स मिलना है वो परफेक्टली नॉर्मली होना है. इट वुड बी लेट अस से n डैश. ये परफेक्टली नॉर्मली इसलिए होना है क्योंकि यह स्मूथ है, इधर कोई फ्रिक्शन नहीं. यदि यह दीवार से मिलने वाला फोर्स किसी भी एंगल में हुआ तो उसका दीवार के पैरेलल जो कंपोनेंट है वही तो फ्रिक्शन कहलाने लगेगा. क्योंकि यह दीवार फ्रिक्शनलेस है इसलिए दीवार से मिलने वाला फोर्स वो दीवार के बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए. n डैश मस्ट बी परफेक्टली नॉर्मल. मैं दोबारा बोल देता हूं, यदि इस दीवार से मिलने वाला फोर्स नॉर्मल नहीं हुआ, वो किसी भी एंगल में ऐसा हुआ तो उसका दीवार के पैरेलल जो कंपोनेंट होएगा वही तो फ्रिक्शन फोर्स कहलाने लगेगा. इसका मतलब वो फ्रिक्शन फुल है. जबकि उन्होंने प्रॉब्लम में साफ दे रखा है कि इट्स फ्रिक्शनलेस. जबकि इस रफ सरफेस से जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा उसमें एक तो नॉर्मल रिएक्शन n होगा और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स Fr होगा और इन दोनों का वेक्टर सम ही वो हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिएक्शन फोर्स होगा, या फ्रिक्शन फोर्स और यह नॉर्मल फोर्स. यह सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसमें यह एंगल है 37 डिग्री. यहां से यहां तक यह दूरी है 5 मीटर और यहां से यहां तक यह दूरी है 8 मीटर. यह फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है. अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ टाउ z इक्वल टू 0, यही काम करना है. समेशन fx इक्वल टू 0 से मैं सिर्फ fr इक्वल टू n डैश लिखूंगा और कितने लिख पाऊंगा अभी लिखते ही नहीं, बाद में लिखूंगा इसको. y इक्वल टू 0 से मैं नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कैपिटल एनजी प्लस स्मॉल एनजी लिखूंगा. इस इक्वेशन को क्यों ना लिख दूं, क्योंकि कम से कम कोई सी तो ऐसी चीज है जिससे हमें कुछ वैल्यू परफेक्टली समझ आ रही है, क्योंकि उन्हें स्मॉल m और कैपिटल M शायद दोनों ही दे रखा है.
मैन हैविंग मास ऑफ 60 kg, नहीं 60 kg दे रखा है। तो इधर से कम यह समझ में आता है कि 76 जी। अब समेशन टाउ z इक्वल टू 0 वह करता हूं। समेशन टाउ z इक्वल टू 0 करने के लिए एक्सेस चूज करना पड़ेगी। मैं कहता हूं दिस मस्ट बी द रेफरेंस एक्सेस। इसके अबाउट टाउ z 0 करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसके अबाउट एक्सेस लेने का फायदा यह है कि फ्रिक्शन की वजह से टॉप 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉप 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉप 0 हो जाने से हमें mg और इन दोनों का टॉर्क लेते हुए सिर्फ n डैश डायरेक्टली मिल जाएगा इधर से। देखिए कैसे, स्मॉल mg का टॉर्क लिख रहा हूं। टॉर्क ड्यू टू स्मॉल mg इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव टॉर्क and it's 5 meter sin 37 mg into 5 meter into sin 37. mg is force, perpendicular distance is 5 meter into sin 37. Positive torque. कैपिटल mg की वजह से टॉर्क, mg फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, mg फोर्स है 8 मीटर इंटू साइन 37, mg ये 8 मीटर और साइन 37। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैंस पॉजिटिव, mg की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैंस पॉजिटिव, n और fr की वजह से कोई टॉर्क नहीं। This must be torque due to the clockwise torque n dash। अब n dash की वजह से टॉर्क कितना होगा जरा देखिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। This must be equal to torque due to n dash, that is n dash into this is 10 meter, perpendicular distance is 10 meter into cos 37, 10 meter into cos 37। n डैश सॉल्व हो चुका है। mg की जगह हम लिखेंगे 16g इंटू 5 साइन 37 की जगह 3/5, कैपिटल mg की जगह 60g इंटू 8 इंटू 3/5 और इधर हम लिखेंगे n डैश इंटू 10 n डैश इंटू 10 इंटू 4/5। You can easily solve for n dash upon 5 upon 5 upon 5 all cancelled, और यह 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 और इधर यह 5 और यह 8 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर 2 और इधर भी 2। तो इस तरह से यह हो गया 2g इंटू 3 6g प्लस इधर 6 इंटू 6 36g is equal to n dash और n dash is equal to 42g, और जो n dash है वही fr होना चाहिए, जो n dash है वही fr होना चाहिए, because summation of x is 0। अब इसके बाद हम कहते हैं fr max इस पॉइंट पर fr max जो होगा, fr max
इज म्यू इंटू एन, इट्स इक्वल टू म्यू इंटू एन की जगह पर 76G. This is the maximum available frictional force at this point. Now the concept says acting frictional force इतना है, maximum available frictional force इतना है. Acting frictional force must be always less than equal to maximum available frictional force. जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 42G और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू 76G. G से G कैंसल्ड, hence म्यू शुड बी greater than equal to 42 by 76. पूरे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है. उन्हें जब पूछा था व्हाट विल बी नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड, वो भी आ चुका है. मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. 15th प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसके बाद, जरा ध्यान से देखें. Now, I will solve 15th problem now. A uniform rod of length L rests against a smooth roller as shown in figure. Find coefficient of friction between ground and lower end if minimum angle that the rod can make with horizontal is theta. देखिए इधर एक रोलर दिख रहा है जिसकी हाइट h हमें दिख रही है और यह हॉरिजॉन्टल और इधर से एक लैडर सपोर्टेड है. लैडर का लेंथ L है, यह एंगल थीटा है. अब मिनिमम दिस थीटा इज मिनिमम एंगल फॉर स्टैटिक कंडीशन. स्टैटिक कंडीशन के लिए मिनिमम एंगल. अब रोलर है, रोलर का भी क्या काम होता है ये भी हम देखेंगे. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. यह हम रॉड ले रहे हैं, लेंथ L की. इधर इसके mg लगा दिया जाए, ठीक सेंटर पर mg लगा दिया जाए. यह L बाय 2 की दूरी पर है. यह जो रोलर है इस रोलर के द्वारा ऐसा एक नॉर्मल रिएक्शन N लगा दिया जाए किसी हाइट h पर. यह एंगल थीटा है, इसको एन डैश बोल देता हूं मैं. इधर नॉर्मल रिएक्शन N लगा दिया जाए और इधर फ्रिक्शन फोर्स Fr लगा दिया. These are the external forces on this free body diagram. free body diagram कंप्लीट हो चुका है.
अब हम कहेंगे कि सबसे पहली इक्वेशन वो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, अभी उनको मत सोचो, सबसे पहले टाउ जेड इक्वल टू जीरो सोचो। टाउ जेड के लिए अब इसे जेड एक्सिस बोल देते हैं और इसके अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं। टाउ जेड इज जीरो अबाउट दिस एक्सिस। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क जीरो हो गया। टॉर्क रहेगा सिर्फ इस एमजी की वजह से और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। अब एमजी की वजह से कितना टॉर्क की तरह देख ले, यह टॉर्क इनटू द बोर्ड, तो एमजी दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस L by 2 cos theta. This is torque due to mg. फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क जीरो, सिर्फ इस एन डैश की वजह से टॉर्क होगा। तो एन डैश का यह डायरेक्शन है और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यह टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड द बोर्ड, जो बराबर होना चाहिए एमजी की वजह से टॉर्क के। तो एन डैश इनटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना जरा देखें, ये h है और ये थीटा है। h अपॉन दिस डिस्टेंस इज sin थीटा, so this would be h upon sin theta, this would be h upon sin theta, h upon sin theta। तो इधर से मुझे n डैश आ जाता है, n डैश comes out to be mg by 2 into L by h cos theta sin theta। यह n डैश की वैल्यू आ गई। अब इस n डैश के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर, जिसमें यह एंगल थीटा होगा। मैं कहता हूं n डैश sin थीटा वुड बी फ्रिक्शन फोर्स। यह n डैश और इसका sin थीटा कंपोनेंट जो होगा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स वुड बी n डैश sin थीटा, n डैश दिख रहा है mg by 2 L upon h cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। ये फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। अब मैं एक बात और कह सकता हूं, n प्लस n डैश cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। n प्लस n डैश cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg और n इज इक्वल टू mg माइनस n डैश cos थीटा, n डैश cos थीटा। तो mg by 2 L by h cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, दिस इज n। अब इधर मैं कहता हूं इस पॉइंट पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एन। एफ आर मैक्स मस्ट बी म्यू एन और म्यू इंटू एम जी इंटू 1 माइनस एल बाय 2h cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, दिस इज एफ आर मैक्स। Once again the same concept, एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स इतना है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स इतना है। एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स। mg by 2 into L by h cos theta sin square theta must be less than equal to mu mg into 1 minus
L by 2h cos square theta sin theta. mg से mg कैंसल्ड. पूछा क्या है जरा एक और बार देख लें. A uniform rod L length roller, find the coefficient of friction with the minimum angle the rod can make with angle theta is this. ठीक है, हो गया. Mu must be greater than equal to L by 2h into cos theta sin square theta upon 1 minus L by 2h cos square theta sin theta. L cos theta 2h. Perfect. This is mu must be greater than equal to this, means this is the minimum mu. Learn solving such a type of problems that this is the third milestone of rotational dynamics. रोटेशन का यह तीसरा माइलस्टोन है. पहले हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स सीखा, दूसरे में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा और तीसरे में हमने रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क कंसेप्ट, बॉडीज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इस तरह के प्रॉब्लम्स करना सीखी.